फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला नियम होता है सही इंश्योरेंस, फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, गाड़ी या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस। बिना सही इंश्योरेंस के आप निवेश की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। योर मनी में आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की ही। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। ग्रोथ का हाल हुआ बुरा, नवंबर में इंडस्ट्री का पहिया थमा। टीसीएस से खराब नतीजों से रिजल्ट सीजन का आगाज, डॉलर आय से निराशा, लगातार छठी तिमाही कमजोर नतीजे। बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही, सेंसेक्स निफ्टी आधा % लुढ़के, इंट्राडे में निफ्टी ने तोड़ा 7,500 का स्तर। दिग्गज एफआईआई आरबीएस ने दी दुनिया भर में महामंदी की चेतावनी, निवेशकों को सब कुछ बेचने की सलाह। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा कच्चा तेल जाएगा $10 तक। तीसरी तिमाही में इंडसइंड बैंक का मुनाफा 30% बढ़ा, शाम को आएंगे टीसीएस के नतीजे, जो कि यहां पर आपको बता दें मुनाफे और मार्जिन में हमने दबाव देखा है। अब चलिए आपको बताते हैं क्या है खास योर मनी में आज। इंश्योरेंस एट 60, आपको बताते हैं कि सीनियर सिटीजन होने पर क्या है इंश्योरेंस को लेकर आपके पास विकल्प। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पोर्ट करने में कहां होती है चूक, और 2 व्हीलर इंश्योरेंस कैसे लें। तो इन तमाम मुद्दों पे आज हम करेंगे चर्चा, और हमारे साथ आज शो में जुड़ रहे हैं oipesa.com के उदय धूत। उदय, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला मुद्दा जिसमें हम आज बात करने वाले हैं वो है सीनियर सिटीजन के लिए इंश्योरेंस की। अक्सर हम देखते हैं कि 60 की उम्र तक आपने इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ हो या लाइफ इंश्योरेंस, अगर नहीं लिया है तो आपके पास काफी कम विकल्प बचते हैं, और साथ ही प्रीमियम भी ज्यादा आपको देना पड़ता है, वो अलग। तो आज योर मनी में हम आपकी इन्हीं तमाम उलझनों को सुलझाएंगे, और बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसी पर करेंगे बात। तो सबसे पहले उदय ये बताया कि इंश्योरेंस एट 60, अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं शुरुआत करूं सबसे पहले इस उम्र में जाके अपना कवर एक लेना हो तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और साथ ही विकल्प के लिहाज से उनके पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, एक तो जो कॉमन फीचर्स जो हेल्थ इंश्योरेंस के होते हैं वो तो कॉमन रहते हैं, कुछ एक एडिशनल कुछ चीजें हैं जो कि एक सीनियर सिटीजन पॉलिसी जब आप लेते हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज होती है कोपेमेंट। कोपेमेंट एक ऐसा टर्म है, नॉर्मली आपको हर ही सीनियर सिटीजन पॉलिसी में मिलेगा। वहां पे क्या होता है, समझ लीजिए कि आपका कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हुआ 1 लाख रुपए का, तो उसमें कुछ कोपेमेंट क्लॉज होगा जहां पे कि आपको 25 से 30% वो खर्चे का देना पड़ेगा, और जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ 65 से 75% के देंगी। अब ये कोपेमेंट जो चीज होती है ये भी 3 तरह की होती है। कुछ कंपनीज फ्लैट कोपेमेंट लगाती है हर तरह के एक्सपेंसेस में, कुछ कंपनीज सिर्फ को एग्जिस्टिंग इलनेसेस में कोपेमेंट लगाती है, और कुछ कंपनीज कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस में कोपेमेंट लगाती हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे कोपेमेंट का तो एक फीचर है वो काफी अहम है, जिसका मतलब ये है कि आप पॉलिसी लेने से पहले ही एक तय राशि निर्धारित कर लेंगे जो आप पे करेंगे, और बाकी बचा पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन अगर मैं बुजुर्गों के लिए या 60 की उम्र में सीनियर सिटीजन के लिए इंश्योरेंस कवर की बात करूं तो कोपेमेंट एक अहम फीचर तो है, ये आपने समझा दिया। लेकिन इस फीचर के तहत कौन कौन सी इलनेसेस कवर होती है, और क्या प्रीमियम का बोझ ज्यादा पड़ता है हम पर? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, समझ लीजिए अगर मैं आज 30 साल का हूं और मैंने कोई एक लाइफ इंश्योरेंस ली है 35 साल के लिए, टर्म इंश्योरेंस, तो नेक्स्ट 35 साल तक मेरा प्रीमियम फिक्स रहेगा। बट वही मैं अगर आज 30 साल का हूं, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ली है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपके स्लैब्स बने होते हैं, तो जैसे जैसे आपका एज का स्लैब चेंज होगा आपका प्रीमियम चेंज हो सकता है। तो मतलब जो कि एक एडवांटेज लाइफ इंश्योरेंस में आपको पहले इंश्योरेंस लेने का होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको नहीं मिलता है। बट दूसरे एडवांटेजेस जो आपको मिलते हैं वो है कि आपका सारा प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस भी कवर हो जाता है, आपका एक वेटिंग पीरियड जो होते हैं वो सारे ओवर हो जाते हैं। अब कुछ बाकी चीजें और इसके अलावा जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि ऑलमोस्ट सभी इलनेसेस कवर्ड हैं।
कोई ऐसा एक्सक्लूशन नहीं है। अगर आपको कोई समझ लीजिए पहले से कोई बीमारी है तब वो जरूर आपका एक एक्सक्लूशन में जा सकता है, अदरवाइज सब कुछ कवर्ड रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज कवर्ड नहीं रहती है। एक मेडिकल चेकअप होना वो कंपलसरी है। कोई भी अगर 60 सीनियर सिटीजन है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, बट ऐसा कोई एक्सक्लूशन नहीं होता है। को पेमेंट के जरूर फीचर्स होते हैं बट एक्सक्लूशन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ प्री एग्जिस्टिंग है तो उसका जरूर एक एक्सक्लूशन हो सकता है। मुझे ये बताइए कि अगर हम सीनियर सिटीजन के लिए जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? को पेमेंट के अलावा क्या हॉस्पिटल चार्जेस और खासतौर से क्लेम को लेके कोई खास टिप्स यहाँ पे देना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, और कोई भी मतलब रेगुलर जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हम लोगों को कहते हैं वही सब चीजें हैं कि आप पॉलिसी या एप्लीकेशन डालते समय सब कुछ बिल्कुल सच बताएं। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं कुछ दर्द हुआ और वो पीछे एक ही हफ्ते से हो रहा है तो आप उसके बारे में नहीं लिखें। सब कुछ बिल्कुल सच एप्लीकेशन में डालें ताकि कंपनी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते समय हर टर्म एंड कंडीशन को समझ सकती है। उसके अलावा क्लेम के समय देखिए कैशलेस क्लेम होता है और कई बार क्या होता है बुजुर्गों के लिए कुछ बीमारी ऐसी हो सकती है जहां उनको एक रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पे आपको खाली ये ध्यान रखना होगा कि आपको हो सकता है कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बट आपको वो बिल्स ध्यान से रखना ताकि आप वो उनको इकट्ठा करके साथ साथ में क्लेम करते रहें। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, उनका ध्यान रखें। आइडियली अगर आपका कोई एक एडवाइजर या एजेंट है जो आपकी सब में हेल्प कर सकता है तो थोड़ा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि फिर आपको उतनी भागदौड़ कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम क्या क्या हो सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन या अगर 60 की उम्र में कोई हेल्थ प्लान लेना चाहते हैं? तो आपको बताते बजाज आलियांज की अपोलो म्यूनिक माफ कीजिएगा, आपको बजाज आलियांज की पॉलिसी के बारे में बताते सिल्वर हेल्थ है और अगर इसका 5 लाख का कवर आप लेते हैं तो लगभग 24,000 के आसपास का पड़ेगा आपको प्रीमियम। और अगर आप 66 से 70 साल तक की उम्र का चाहते हैं प्लान तो 30,000 के आसपास का 5 लाख का कवर का कॉस्ट पड़ सकता है। और अगर हम स्टार हेल्थ रेड कार्पेट की बात करें तो यहां पर 20,000 के आसपास का प्रीमियम पड़ सकता है। तो उदय ये बताइए कि ये जो प्रीमियम है क्या आम प्रीमियम के मुकाबले ज्यादा होते हैं अगर आप 60 के आसपास हेल्थ प्लान लेना चाहें तो? जैसे मैंने एकदम पहले कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम आपकी उम्र के साथ बढ़ते ही हैं। बिल्कुल। मतलब आप चाहे 25 साल की उम्र से बजाज अलायंस में रहें, जैसे जैसे आपका एज ब्रैकेट बढ़ेगा, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा कि 61 से 65 एक एज ब्रैकेट है, 65 से ऊपर एक एज ब्रैकेट है, तो वो प्रीमियम तो ऑब्वियसली जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाएगी प्रीमियम बढ़ता जाएगा। ऐसे में अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस पे फोकस करना चाहूं तो क्या कोई टर्म प्लान 60 की उम्र में दिया जा सकता है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि टर्म प्लान की जो कवरेज होती है वो 75 साल तक ही होती है। देखिए एक चीज मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कहना चाहूंगा, फिर मैं टर्म इंश्योरेंस में आ जाऊंगा कि बुजुर्गों के लिए जरूरी है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक अपना कोई एक मेडिकल कॉर्पस भी रखें, क्योंकि हर चीज उनको कुछ बहुत सारे रेगुलर दवाइयां खानी होती है तो वो सब पैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस से नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए एक अपना एक मेडिकल कॉर्पस भी अगर वो साथ में रखें जो कि लिक्विड है तो वो फायदेमंद रहेगा। फिर बात रही टर्म इंश्योरेंस की कि कुछ कंपनीज 65 साल तक की उम्र तक टर्म इंश्योरेंस आपको देती है। जरूरी है कि आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो, अच्छी हो, और ऑब्वियसली प्रीमियम थोड़ा हाई होता है और ये कवरेज बहुत ज्यादा उम्र तक नहीं, 75 साल तक की उम्र तक आपको ये मिलेगा। तो समझ लीजिए कोटक का एक कवर है, अगर आप 25 लाख का कवर लें, 60 साल की उम्र में है, आप अगर टोबैको का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो लगभग 40,000 रुपए का उसका प्रीमियम आएगा आपका। ऐसे में यहाँ पे आपने विकल्प तो बता दिए हैं। कोटक प्रेफर्ड टर्म इंश्योरेंस आप सजेस्ट कर रहे हैं जहां पर 25 लाख के कवर की अगर हम बात करें तो प्रीमियम लगभग 39,000 के आसपास आता है और अगर 50 लाख का कवर आप लेते हैं तो 60,000 के आसपास का आप प्रीमियम देंगे। लेकिन क्या इसके अलावा एंडाउमेंट प्लान या होल लाइफ पॉलिसी भी ली जा सकती है? देखिए मिलेगी, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी कंपनीज भी मतलब कम रिस्क लेना चाहेंगी तो आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सम एश्योर्ड नहीं देंगी। एक चीज वो है। दूसरा, चाहे आप कोई भी उम्र में हो, आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो कंपनी दो चीज देखती है, एक मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, एक फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होता है। तो मेडिकल अंडरराइटिंग में आपकी हेल्थ देखी जाती है और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में आपकी अभी कमाई का स्तर देखा जाता है, स्पेशली जब आप प्योर रिस्क कवर जैसे टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। बट अगर आप एंडाउमेंट या सिंगल प्रीमियम पॉलिसी देखते हैं तब आपकी इनकम को इतना ज्यादा नहीं देखा जाता है, बट वहां पे आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा। आपको मतलब 5, 10 लाख, 15 लाख आपकी कमाई के हिसाब से सम एश्योर्ड मिलेगा। बिल्कुल, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही आपने कहा कि एक मेडिकल कॉर्पस भी बना लेना चाहिए, तो इसे बनाने के लिए आप क्या टिप्स देंगे?
देखिए, एक तो है कि एक बनाने का टाइम होता है, बट अगर आप ऑलरेडी अब 60 साल की उम्र में हो गए हैं तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपने ऑलरेडी कुछ कुछ कॉर्पस बनाए हैं, तो जो कि एक थोड़ा इमरजेंसी फंड जो हम बोलते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आपके रिटायरमेंट नजदीक आए, नॉर्मली हम यंगस्टर्स लोग को बोलते हैं कि 3 से 6 महीने का अपना खर्चा रखें, बट आपकी उम्र अगर 60 है तो कम से कम 12 से 18 महीने तक का खर्चा आप लिक्विड फंड्स या सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में रखें, जो कि इजीली आप एनकैश कर सकते हैं। आइडियली उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ अगर सिग्नेटरी रहें तो अच्छा रहेगा, ताकि अगर कोई एक पर्सन हॉस्पिटलाइज भी हो गया है तो दूसरे पर्सन उसको पैसे को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी है, जो कि यंगस्टर्स को इतना ज्यादा नहीं होता है, बट सीनियर सिटीजन के लिए ये सब चीजें थोड़ा एक ऑपरेशनली आप कैसे पैसों को एक्सेस करोगे, ये सब भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। उदय, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज जो है वो कवर नहीं होती है, ऐसे में अगर किसी के पास एक से ज्यादा कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो और कोई किसी तरह की हेल्थ हिस्ट्री हो, तो उनके लिए किस तरह का इंश्योरेंस फिर उपलब्ध होगा? देखिए, जैसे कि अब आज के डेट में डायबिटीज है या आपको हाइपरटेंशन है, तो कुछ कंपनीज हैं जैसे अपोलो हैं, स्टार हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट को भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है। उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जहां पे अगर आप साल में 2 बार हेल्थ चेकअप करा के उनको अपडेट करें, और अगर आपका शुगर डायबिटीज एक लेवल तक आए तो वो आपको एक्चुअली प्रीमियम में डिस्काउंट देते हैं। तो कई जगह कंपनीज भी इनोवेट करने की कोशिश कर रही है, जो लोग कवर नहीं है उनको भी कुछ कवरेज देने की कोशिश कर रही है। बट हाँ, इनमें थोड़ा प्रीमियम आपका ज्यादा होगा, बट मैं लोगों से यही कहूंगा कि यहाँ पे प्रीमियम नहीं देखें, क्योंकि आपको एक कवरेज मिल रही है जो कि आपको अदरवाइज नहीं मिल रही है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप सीनियर सिटीजन हो सिर्फ आपको, अगर आप डायबिटिक है तो आपको डायबिटिक रिलेटेड प्रॉब्लम ही हो सकती है, कभी आप फिसल सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, तो एटलीस्ट वो सब चीजें तो कवर्ड हो जाएगी। तो मतलब एक कवरेज नहीं होने से अच्छा एक लिमिटेड कवरेज हो, वो बेहतर रहता है। बिल्कुल। तो अगर आपने भी अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है अपने लिए और ऑलमोस्ट 60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र है आपकी, तो आपको अपने लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अगर इनफैक्ट आप किसी भी उम्र के हो, हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या है बेस्ट विकल्प और क्या बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस है, वो अपनी स्क्रीन पे हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, और ये इंश्योरेंस हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने होंगे। योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है इंश्योरेंस को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे। योर मनी में हम दे रहे हैं इंश्योरेंस, जुड़े आपके सवालों के जवाब, और मेरे साथ आज बने हुए हैं oipesa.com के फाउंडर उदय धूत। आगे बढ़ते हैं और गौरव जैन का सवाल लेते हैं। नमस्कार गौरव, बताएं कहां से बोल रहे हैं, आपका सवाल क्या है? जी, मैं सूरत से बोल रहा हूँ। मुझे पोर्टेबिलिटी के बारे में जानना था। ठीक है। मैंने एक्चुअली पोर्टेबिलिटी करवाई थी एक पॉलिसी में। मैं करीबन 10 साल से कंटिन्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, और पोर्ट कराया था और मैं एक्समोपा में गया था। तो उन्होंने मेरा उस समय मेरे डैड के लिए मतलब पॉलिसी के अंदर मतलब ऐसा हुआ था कि पोर्ट करने पे मैंने हाइपरटेंशन का डिस्क्लोजर देना रह गया था। अच्छा। एंड मैं 1999 से कंटिन्यूस पॉलिसी है मेरे पास में। 2013 में कुछ हाइपरटेंशन का पापा को हुआ था, एंड 2015 में मैंने पोर्ट किया था। ओके। तो वो उसकी वजह से उन्होंने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। डिस्क्लोज नहीं किया था ना आपने? हाँ, नई कंपनी में, लेकिन मैं पोर्ट होके गया था। तो उसका पोर्ट का मतलब क्या रहा, मतलब मुझे एग्जैक्टली मीन्स व्हाट इज द पोर्ट, मुझे वो जानना है। बिल्कुल गौरव, आपको बताते हैं और आपके जरिए तमाम दर्शकों को भी हम समझाते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप पोर्ट कराते हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। उदय, अमूमन ये गलतफहमी होती है लोगों में कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट कराते हैं तो आप एक नए इंश्योरर के पास तो जाते ही हैं, लेकिन साथ ही उन्हें लगता है कि पुरानी पॉलिसी के तमाम फीचर्स और उस वक्त जो उन्होंने अपनी हेल्थ हिस्ट्री बताई थी वो भी सब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो जब हम हेल्थ पॉलिसी पोर्ट कराते हैं तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या बातों को इंश्योरर यानी जो कंपनी है वो ध्यान में रखती है? इंश्योरर मतलब बेसिकली आप अगर कोई भी नई कंपनी के पास जा रहे हैं तो उस नई कंपनी के लिए वो जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल एक नए एप्लीकेशन के हिसाब से है। तो एज एन एप्लीकेंट ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप सारी डिटेल्स जो आज के दिन है, मतलब जो आपने पहली पॉलिसी ली थी तब की बात नहीं है, जब आज के दिन है कि भाई आपने एक पॉलिसी 10 साल पहले स्टार्ट की, उसके बाद में आपको डायबिटीज हो गया, तो आज के दिन आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपको डिस्क्लोज करनी होगी। कंपनी उस बेसिस में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है।
जो बाकी पोर्टेबिलिटी की बेनिफिट की बात रही वो एक एडिशनल और सेपरेट चीज है। यहाँ कहने का मतलब पोर्टेबिलिटी क्यों स्टार्ट हुई थी कि कई बार क्या होता है, लोग कहीं पर अपनी एक पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है कि अब नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए फीचर्स आ रहे हैं और हमको वो ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, तो बट यहाँ से वो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनका नो क्लेम बोनस जो है, उनका जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस का कवर है, जो वेटिंग क्लॉज है, वो सब खत्म हो गया। तो IRDA ने कहा था कि अगर आप पोर्ट करोगे तो आपको ये जो मेनली वेटिंग पीरियड है, प्री एग्जिस्टिंग का अगर कोई वेटिंग पीरियड है, वो सब बिल्कुल आपको नहीं रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि पोर्टिंग करते समय कंपनी फिर भी एक डिसीजन ले सकती है कि हम लोग नहीं लेंगे आपकी पॉलिसी, क्योंकि अगर समझ लीजिए कंपनी को लग रहा है कि कोई चीज बहुत एमिनेंटली होने ही वाली है कि भाई ये एक पर्सन थे, हेल्थी थे, बट अब ये 5-6 साल से डायबिटिक हैं और इनकी डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उनको लगता है कि ऐसा कुछ एक क्लेम आने वाला है, तो हो सकता है कंपनी आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर दे, बट एटलीस्ट आपके पास में ऑप्शन रहता है अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी के पास में बने रहने का। तो इसीलिए आपका जो था वो मेरे ख्याल से कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, लेकिन अब गौरव को क्या करना चाहिए उदय, क्या सलाह होगी, क्लियर कट सलाह गौरव के लिए क्या होगी? देखिए, गौरव के लिए अब यहाँ पे मतलब थोड़ा सिचुएशन इतनी कोई अच्छी नहीं है उनके लिए, क्योंकि अब उनका जो पुरानी कंपनी का एक जो बेनिफिट था वो भी चला गया है और अब मेरे ख्याल से वो 2-3 चीज कर सकते हैं। मैक्स बुपा से एटलीस्ट एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनका इरादा ये नहीं था कि वो इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे थे, उनको यही समझ थी कि वो पोर्ट नहीं करें, ताकि अगर आगे इनसे आते हुए अगर कोई इलनेसेस हो तो वो फिर भी कवर्ड हो। बट ये बिल्कुल कंपनी पर डिपेंड करता है और हम मतलब अब अगर वो कोई नया डिस्क्लोजर करते हैं तो क्या इनका प्रीमियम बढ़ जाएगा और ये तमाम बातें कंपनी मान लेगी? अगर गौरव ये बोलते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि डिस्क्लोज करना होता है तो देखिए, हो सकता है कभी कभी कंपनीज उस चीज को जेन्युइन केसेस में समझती भी है, बट वो बिल्कुल केस टू केस है। हम ये नहीं कह सकते कि ये होगा या फिर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसी चीज है कि गौरव भी अपने हिसाब से कहीं गलत नहीं थे और कंपनी भी अपने हिसाब से कहीं गलत नहीं है। बिल्कुल, तो गौरव आपको सलाह यही दी जा रही है कि एक बार आप कंपनी से बात करने की कोशिश कीजिए और अगर अभी तक कुछ आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो वो तमाम जानकारियां उन्हें दे दीजिए और उसके बाद देखिए कि कंपनी का जवाब क्या आता है। इसी नोट पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जा रही है इंश्योरेंस को लेकर सवाल जवाब, बने रहे। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और कानपुर से अर्पित अग्रवाल हमारे अगले दर्शक हैं। नमस्कार अर्पित, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू यूलिप है। ओके। मेरे को यूलिप में इंफॉर्मेशन लेना है कि यूटीआई का मैंने यूलिप लिया था, एक्चुअली मेरे फादर ने इसको लिया था एंड इसको लेके मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए एट प्रेजेंट और शुड आई जस्ट डिसकंटिन्यू इट विद द सेम थिंग? आप प्रीमियम कितना भर रहे हैं और कुछ प्लान के बारे में बताइए, कौन सा फंड है ये आपका? ये यूलिप का यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है और इसका जो मैं प्रीमियम दे रहा हूँ वो पर एनम 33,300 रुपीज दे रहा हूँ और ये 15 ईयर्स का है। आई स्टार्टेड अराउंड दिस, आई गिव इट 11 इंस्टॉलमेंट अप टिल नाउ। ठीक है। और ये 4 इंस्टॉलमेंट इसमें बाकी है मेरी, तो इसमें आगे मेरे को एक्चुअली मैंने कंफर्म किया था यूटीआई से कि कैन आई शिफ्टेड टू द डायरेक्ट प्लान फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर वन, तो उन्होंने उसका मेरे को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। एंड द सेकेंड इज कि अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो क्या मेरे को इससे बेनिफिट्स मिलेंगे और डिसकंटिन्यू करता हूँ तो क्या इसमें भी बेनिफिट्स आएंगे मेरे पास? देखिए, ये यूलिप प्लान है, इसका मतलब ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है और साथ ही आपको 1% इंश्योरेंस का भी मिलता है। क्या आपके पास अतिरिक्त इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं? इंश्योरेंस पॉलिसीज मेरे पास, हाँ, LIC की हैं कुछ पॉलिसीज। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट से। उदय, इन्होंने यूलिप प्लान लिया हुआ है और यूटीआई का यूलिप प्लान है और 15 साल की इनकी ये पॉलिसी है, लगभग 33,000 रुपए हर महीना ये भरते हैं। यूलिप अमूमन हम कहते हैं कि अगर निवेश के लिहाज से देखा जाए तो आपको निवेश अलग रखना चाहिए और इंश्योरेंस अलग रखना चाहिए, लेकिन जो नहीं समझते इस बात को वो अक्सर यूलिप प्लान लेते हैं। यूलिप प्लान में अब जो काफी सुधार हमने देखे हैं, लेकिन फिर भी जो अर्पित का सवाल है कि क्या इनको इसमें रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो प्रीमियम भर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। कविता, ऐसा है कि ये जो यूलिप प्लान जो यूटीआई का है, ये मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी के यूलिप प्लान से थोड़ा डिफरेंट है। तो इधर क्या होता है, जो ये 35,000 रुपया ये सालाना जो दे रहे हैं,
उसका 15 टाइम इनको एक इंश्योरेंस मिला है, जो कि एक अलग से यूटीआई ने एक टर्म इंश्योरेंस, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी LIC से खरीदी है। तो उसका प्रीमियम बहुत ही एक मार्जिनल अमाउंट है। तो जो ज्यादातर जो पैसा है वो एक्चुअली इन्वेस्ट हो रहा है, निवेश हो रहा है। और ये जो यूटीआई यूलिप फंड जो है, ये एक तरह का बैलेंस फंड है, जहां पे 60% एक्सपोजर जो है कि फिक्स्ड इनकम और सिक्योरिटीज की तरफ है, और 40% जो है वो इक्विटी की तरफ है। तो ऐसा ये जो रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि जो यूलिप प्लान में अमूमन हम देखते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसीज देती है, उनमें एक्सपेंस रेशियो या एक्सपेंस कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, जो कि इस प्लान में नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। मतलब इसमें जो ये बैलेंस फंड जो है वो सेबी के जो बताए गए कॉस्ट एक्सपेंस रेशियोज है उन्हीं के अंदर निकल रहे हैं। और उसके अलावा जो एडिशनल इंश्योरेंस इन्हें मिल रही है वो एक टर्म इंश्योरेंस, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के थ्रू हर इन्वेस्टर को जो इस फंड में इन्वेस्टेड है उसको मिलती है। तो अब अगर ये इसे निकलने का फैसला लेते हैं तो इन्हें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होंगी? देखिए, 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो अब ये इन्होंने 15 साल के दौरान के लिए साइन अप किया था। अगर ये 15 साल से पहले निकलते हैं तो एक तो इन्हें 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आज जो भी इनकी टोटल वैल्यू है उसके हिसाब से इन्हें 2% का एग्जिट लोड लगेगा। उसके अलावा अभी ये जैसे कि मैंने कहा, इसका एक डेट फंड का टैक्स ट्रीटमेंट है। तो जो भी निवेश इन्होंने 3 साल से पहले किया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्स होगा, और जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने 3 साल के अंदर अंदर किया है उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो अगर इनको ऐसा पैसों की जरूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से ये इसमें बने रह सकते हैं। अगर इनके पास अलग से कोई इंश्योरेंस नहीं है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी सस्ती इंश्योरेंस इनके पास रहेगी तो रख सकते हैं। बट अगर इनको लगता है कि इनके पास में बहुत इंश्योरेंस है तब जरूर ये पैसों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज जो हो रही है, बिकॉज ये बैलेंस फंड है बट इसको डेट ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो आपके इक्विटी के गेन्स हैं वो भी आप उस पर टैक्स भर रहे हो, जो कि आप बिल्कुल। तो अर्पित, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपके पास पर्याप्त इंश्योरेंस है तो फिर आप चाहे तो इसमें से निकल सकते हैं, और अगर नहीं तो भी आप इसमें बने रहेंगे। आपके पास इंश्योरेंस इसमें हालांकि थोड़ी सी कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप अलग ही रखें। बहुत बहुत शुक्रिया उदय, आज शो पर आने के लिए। इसी के साथ योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ @kavita.th या फिर mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।